नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं आपका बात। आपके बात की शुरुआत करने से पहले एक जरूरी सूचना दे दूं कि आज रात से सिर्फ कैलेंडर बदलेगा, साल नहीं, क्योंकि साल हमारा होली के दिन से बदलता है। हमारा साल बदलना और ये अंग्रेजी साल बदलने का फर्क जान लीजिए। अभी का जो साल बदल रहा है उसकी स्वागत में लोग सर्दी में ठिठुर करके, कोहरे में कांप करके और हर जगह दुखहाली में मनाते हैं। मतलब ये जो मौसम है उस वक्त फसलें ना तो पकी हुई होती है ना कच्ची हुई होती है, ना तो किसान के घर में फसल तैयार आया होता है ना ही उसके खेत में फसल तैयार हुआ होता है। जो उसके घर में अनाज था वो बीज के रूप में खेतों में डाल चुका होता है और घर में दाना नहीं होता। हमारे यहाँ माघ का सीजन बहुत गरीबी का कहा जाता है। ये गरीबी और दुख दिन का सीजन है, ये उमंग और उत्साह का कैसे हो सकता है? लेकिन जो हमारे पूर्वजों ने बनाया हुआ है, हमारा नया साल जो चैत माह के पहले दिन से शुरू होती है, मतलब होली समाप्त हुआ और चैत का शुरुआत हुआ, मतलब हम साल की समाप्ति को रंग गुलाल और अबीर के उत्साह से मनाते हैं। हर खेत में किसानों की फसल लहलहाती है, कुछ लोगों की फसल तैयार होकर के घर में आ जाती है। मतलब जिस तरफ भी आप देखेंगे, जमीन हो, आसमान हो, खेत हो, खलिहान हो, वहां अनाज का दाना जमीन पर बिखरा हुआ मिलेगा। पंछी, चिड़िया, मवेशी, मनुष्य सबके घर में अनाज होता है, पेट में अनाज होता है और अनाज इतना ज्यादा होता है कि ये बिखरा हुआ होता है। विभागीय कार्रवाई है, चुनावी कार्रवाई है बंगाल के पैटर्न पर। हाँ अमित जी, मैं इस पर बात करूंगा। मैं आज की सुर्खियों को कर लूं, जो लोग पगलाए हुए हैं उस पर चर्चा करेंगे। अमित, मैं चाहूंगा कि आप बने रहें और इसी तरह से मुझे अपना सुझाव देते रहें। आपके बात को भी एड्रेस करूंगा और इस पर भी अपना बात रखूंगा। तो हमारा जो साल है वो चैत महीना के पहले दिन से शुरू होता है और समापन फगुआ से होता है। हमारे साल का उत्साह और उमंग चिड़िया चुरुंग, पंछी, मवेशी हर आदमी में होता है। इसलिए आप पगलाइए मत, कैलेंडर बदलिए, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदी कैलेंडर छपने का रिवाज नहीं है। हालांकि काल चक्र वगैरह जैसा कुछ हिंदी की पत्रिकाएं और कैलेंडर आती है, आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बहुतायत में अंग्रेजी कैलेंडर ही होता है और दिनचर्या में भी अंग्रेजी कैलेंडर ही है, क्योंकि हम सब अपना जन्मदिन अंग्रेजी कैलेंडर से मनाते हैं, शादी की सालगिरह अंग्रेजी कैलेंडर से मनाते हैं, नौकरी, पढ़ाई, ये सब अंग्रेजी कैलेंडर से मनाते हैं। इसलिए उस कैलेंडर का बदलना भी बड़ा जरूरी है तिथियों के ज्ञान के लिए। तो ये सिर्फ एक सिंपल है कि आपने एक नया कैलेंडर बदलना है और एक नया दिन है, नया साल नहीं है। खैर, जश्न तो आदमी को 365 दिन और 24 घंटे मनाते रहना चाहिए, लेकिन अभी वाला जश्न पर थोड़ा लगाम लगाइए, क्योंकि कोरोना अपने तीसरे लहर में बिल्कुल विकराल रूप में आया हुआ है और इसकी मारक क्षमता पहले वाले दोनों चरणों से ज्यादा खतरनाक और घातक है। इसीलिए आप ये झूठी नई साल जो समाचार चैनलों और मार्केट बाजारवाद की फैलाई हुई समाचार है, नया साल है, इससे बचे और बाजारवाद के चक्कर में अपना जान न गंवाएं, अपने आप को बीमार ना करें और अपनी बीमारी अपने घर में ले आकर के परिवार को भी ना संक्रमित करें। इसलिए आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि अगर आप ये नया साल मनाते हैं तो आपके भावनाओं का कदर है। मैं अपनी इच्छा शक्ति आप पर थोपने वाला कौन होता हूं? मेरा नया साल कल नहीं आ रहा है, ये मैं कह सकता हूं। अगर आपका अपना नया साल आ रहा है तब भी अपने बीवी बच्चों और परिवार के बीच में ही हंसी खुशी से मनाइए, बाहर ना जाइए, क्योंकि कोरोना का प्रकोप बहुत ज्यादा रफ्तार में फैल रहा है और बहुत ज्यादा घातक से फैल रहा है। हमारे सरकारों के स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर आप दबाव ना बनाएं। सरकार अपना काम कर रही है, आप अपना काम करें और अपने घर में आराम करें। उत्साह उमंग घर में होता है
आप हंसे तो आपके बीवी बच्चे देख करके हंसे, और वो हंसे तो आप देख करके आनंदित हो। मैं नहीं समझता कि इससे ज्यादा कोई और चीज उत्सव जैसा होगा। इसलिए आप घर में रहें, सुरक्षित रहें और कोरोना से बचें। मित्रों, आज का बात की एक विभागीय रूटीन कार्रवाई है। इनकम टैक्स का छापा, जीएसटी का छापा, सेल टैक्स का छापा, एक्साइज का छापा, पुलिस का छापा, एक रूटीन कार्रवाई है। हमारे यहां कहा जाता है कि धुआं तभी निकलता है जब आग की चिंगारी या बड़ा लावा कहीं दबा हो, क्योंकि अगर आग कहीं नहीं लगी है तो धुआं नहीं होता। ये हमारे पूर्वज, हमारे बुजुर्ग कहा गए हैं। कार्रवाई जो छापेमारी की होती है उसमें भी यही होता है। मुझे बड़ा आश्चर्य है, मुझे बहुत मतलब मैं बड़ा चिंतित और आश्चर्यचकित हो जाता हूं जब नेताओं का भाषण या कहूं कि बकवास सुनता हूं। तो समाजवादी पार्टी के लोग बौखलाए हुए हैं और अपने आप को बड़ा ईमानदार, अखिलेश की बड़ी लोकप्रियता की दम भर रहे हैं, ईमानदार बताने का प्रयास कर रहे हैं और अपने आप को जनहित और जनसेवक के लाइन में रखने का प्रयास कर रहे हैं। आप में से सभी लोगों को पता होगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं, मैं फिर भी अपनी ड्यूटी समझता हूं कि कुछ बातें आपके सामने रख दूं। अखिलेश यादव के पूज्य पिता जो वाकई में नेता थे, जनता उनकी दीवानी थी और उनको मानती भी थी, वो थे श्रीमान मुलायम सिंह यादव। वो हैं, ईश्वर उनकी लंबी उम्र दे, अभी वो हैं, बट अब राजनीति में वो थे हो गए हैं और राजनीतिक बागडोर उन्होंने अपने धोबिया पाठ के चक्कर में अपने सारे भाई भतीजे नाती पोतों को लगा करके धोबिया पाठ मारा और पूरी की पूरी बागडोर अपने बेटे को दे दिया। खैर, वो उनका अपना मामला है, उसमें मुझे कोई परेशानी नहीं है। श्रीमान मुलायम सिंह यादव एक प्राइमरी के मास्टर थे, अभी 40 रुपये उसका तनख्वाह है। जिस वक्त वो मास्टर थे उस वक्त 400 रुपया था, जिस वक्त वो मास्टर थे। अंतिम बार उन्होंने मास्टरी की पगार 1500 रुपया महीने से शुरू की थी। हाँ, बता रहा हूं, बिल्कुल बता रहा हूं, 1500 रुपया से शुरू किया था। मतलब अंतिम बार, मतलब 1500 रुपया महीना तनख्वाह वाले आदमी के पास अभी 15,000 करोड़ है कि 15 लाख करोड़ है कि 1500 करोड़ है, ये उनको खुद ही पता नहीं। इतनी अकूत संपत्ति लाए कहां से मुलायम सिंह यादव, इसका आज तक कभी ना तो मोदी जी ने उनसे पूछा ना योगी जी ने उनसे पूछा, और उनके अपने वोटर तो पूछते नहीं, क्योंकि वो तो बस प्रभाव और प्रलोभन में है, बहकावे में है या नशे में है। क्योंकि उन्होंने कभी नहीं पूछा कि प्राइमरी स्कूल का मास्टर इतनी अकूत संपत्ति कहां से लाया। अखिलेश यादव लखनऊ में एक आलीशान होटल बनाए हैं चुनाव हारने के बाद। अखिलेश यादव के पूर्व मुख्यमंत्री और एमएलए के रूप में जो पेंशन मिलती होगी वो बड़ा मुश्किल से गुजारा करने लायक भी नहीं होता होगा। जिस तरह की उनकी रहन सहन है, मैं नहीं समझता कि भरपेट भोजन कर पाते होंगे उस पेंशन से। उसके बाद अखिलेश यादव के पास एक इंजीनियरिंग की, मतलब पर्यावरण इंजीनियरिंग की डिग्री ऑस्ट्रेलिया से लेके आए थे, लेकिन उन्होंने नौकरी करना उचित नहीं माना, या हो सकता उनको नौकरी मिली भी नहीं होगी जिस डिग्री के सहारे वो आते हैं। लेकिन एक आदमी जो कोई नौकरी नहीं करता, कोई व्यवसाय नहीं करता, क्योंकि अब चुनाव आयोग ने एफिडेविट मैंडेटरी कर दिया है कि आपको एफिडेविट में अपना व्यवसाय, आमदनी का स्रोत, नगदी, बैंक की उधारी, फ्रॉडी, लोनिंग, केस, इस सब आपको एफिडेविट में देना पड़ेगा। तो अखिलेश यादव के एफिडेविट में उन्होंने अपना कोई व्यवसाय नहीं लिखा है कि वो कोई व्यवसाय कर रहे हैं। अमित बता रहा हूं सीरियल नंबर से, पर बोल लेने दो, बीच में मेरा रिदम टूट जाएगा। पहले अभी अखिलेश यादव की चर्चा हो रही है, फिर अमित शाह और संबित पात्रा भी आएंगे, कहेंगे अमित भाई, सबकी कहेंगे, हम तो किसी की छोड़ते नहीं। अगर कोई कहने वाली चीज हो जिसमें सच्चाई को बोलना हो, हम बोलते हैं। तो अखिलेश यादव जो कि ना कोई व्यवसाय करते हैं, ना ही कोई उनका आमदनी का और स्रोत है, उनके पास सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया का होटल बनाने का पैसा कहां से आया, ये कोई नहीं पूछता, वो अपने आप को ईमानदार कहते हैं। आज उनके चचा जी रामगोपाल यादव जी ने जो वर्णन टीवी पर दिया है कि भाई इन लोगों पर छापा पड़ा, वो चुनावी हथकंडा था। जैसे उन्होंने स्टालिन का नाम लिया, जैसे उन्होंने ममता बनर्जी के भतीजे का नाम लिया, ऐसे बहुत लोगों का नाम लिया, मैं चर्चा लेकर के नहीं करूंगा। ये वो तमाम लोग हैं, ममता बनर्जी
एक साधारण टाली खपड़ेल की मकान में रहती हैं, आज भी वो रहती हैं उन्होंने, और हवाई चप्पल पहनती हैं। हालांकि उनका पाँव में 100 रुपए के चप्पल है और हाथ में 1.5 लाख रुपए का मोबाइल है। ये देखने वाली बात है। वो सादगी की प्रतीक है, साधारण सूती साड़ी पहनती हैं और 100 रुपया की हवाई चप्पल रबड़ वाली, लेकिन हाथ में 1.25 लाख रुपया का लेटेस्ट एप्पल 7 मोबाइल है उनके पास, जबकि वो 5-7 हजार रुपया के मोबाइल से भी बात कर सकती थी, काम कर सकती थी। लेकिन चूंकि पैसा है और आफाक पैसा है, उसमें कहाँ कहाँ खर्च करे, इन्हीं में तो खर्च करेगी। साड़ी तो वो साधारण पहन करके लोगों को बेवकूफ बनाई नहीं। उनके भतीजे के पास आमदनी का बिना कोई स्रोत हुए हजारों करोड़ रुपया का संपत्ति है। कोल घोटाले में उसका नाम आया हुआ है और कई जगह उनकी वैध अवैध संपत्ति है, जिसका उन्होंने अभी कोई विधिवत विवरण नहीं दिया है कि आमदनी की बिना कोई स्रोत होते हुए इतना ज्यादा पैसा आया कहां से। छापेमारी उन पर हुई है। अखिलेश यादव के चचा जी कह रहे हैं कि वो राजनीतिक बदले की भावना है। मैं 1% मान लेता हूं कि श्री राम गोपाल यादव ठीक कर रहे हैं, अखिलेश यादव ठीक कर रहे हैं, सारा लोग ठीक कर रहे हैं, एकदम राजनीतिक बदले की भावना है और एकदम राजनीति के तहत किया गया। हाँ आनंद जी नमस्कार। लेकिन एक चीज बताइए, वो जो छापेमारी हुई है वो फर्जी नोट तो है नहीं। 250 करोड़ रुपया अभी पीयूष जैन के पास हुई है और अभी ये वाला जैन समाजवादी इत्र वाला जैन के पास छापेमारी चल रही है। अगर जानबूझ के भी अमित शाह और नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने आयकर विभाग और सेल टैक्स और इनकम टैक्स और पुलिस को भेज करके छापेमारी करवा रहे हैं और किसी के घर से सैकड़ों करोड़ रुपया नगदी और बिना डिक्लेयर किया हुआ सोने के बिस्कुट और सोने के सिक्के गिनी बोरे में भर भर के अगर मिल रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि देश पर उपकार कर रहे हैं मोदी जी। मैं तो मोदी जी का फैन हूं। मैं हाथ जोड़ के उनको कहता हूं, मोदी जी ऐसे तमाम लोगों पर जानबूझ करके छापा मरवाइए जिनके पास अवैध संपत्ति हो, क्योंकि आप सरकार के मुखिया हैं और आपका काम है कि जहां भी कोई चीज अवैध और गलत हो रहा हो उस पर आप जरूर एक्शन लें। अमित मोदी जी के पास भी कुछ नहीं है, लेकिन दिन में 4 मंच पर अलग अलग ड्रेस ममता दीदी के पैटर्न पर, इस पर भी बिल्कुल दे रहा हूं अमित, बिल्कुल दे रहा हूं। चलो पहले इसी पर बात कर लेता हूं। ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री के नाते उनको लाखों रुपया तनख्वाह मिलता है, भत्ता अलग से है। मुख्यमंत्री के रूप में खर्च करने के लिए खाना पीना आना जाना का सारा खर्चा सरकारी है। ममता बनर्जी जहां भी ट्रेवल करेंगी वो सरकार वहन करेगी। अगर वो अपने लाख रुपया के तनख्वाह में से 50,000 की अगर साड़ी खरीद लेंगी तो वो गरीब नहीं हो जाएंगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने शादी नहीं किया और उनका कोई बच्चा नहीं है। ये अभिषेक उनका भतीजा है, वो उसकी जिम्मेवारी उस पर नहीं है। तो लाख रुपया महीना कमाने वाली महिला अगर 25-50 हजार रुपये की साड़ी गहना ज्वेलरी और अपने मेकअप का सामान खरीद लेती है तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। कमाता आदमी इसीलिए है। चर्चा का विषय इसलिए कि ममता बनर्जी लाख रुपया तनख्वाह लेकर के 40-50 रुपए की साड़ी और 100 रुपए की चप्पल पहनती हैं और हाथ में 1.5 लाख की मोबाइल लेती हैं, ये चर्चा का विषय है। उसी तरह से प्रधानमंत्री के रूप में लाख रुपया से ऊपर तनख्वाह है नरेंद्र मोदी का। इन्होंने भी अपने परिवार से अपने आप को अलग कर रखा है। इनकी पत्नी थी, उसमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उन्होंने पत्नी को कहा कि भाई मेरा और आपका साथ नहीं चलेगा, क्योंकि मैंने पूरे संसार को अपना बनाया हुआ है और ये पूरा भारत देश हमारा अपना है और हमको पूरे भारत की देखना है। आप अपना देखें और मुझको अपना देखने दें। तो लाख रुपए का तनख्वाह में उनके ऊपर भी कोई बाल बच्चा नहीं है तो खर्चा कहाँ करे। तो वो उसका कपड़ा पहन लेते हैं, वो कपड़ा पहनने के शौकीन है। और 130-35 करोड़ के देश का हाईएस्ट सिविल अथॉरिटी फटा हुआ कपड़ा पहन करके दुनिया में जाएगा तो हमारा देश का नाम बदनाम होगा। और आरटीआई से सूचना मिली है कि जो प्रधानमंत्री विदेश दौड़ों को खाते पीते और कपड़ा पहनते हैं वो राजकोट से नहीं लिया जाता, वो अपने निजी तनख्वाह से लेते हैं। उसके बाद भी अगर कोई तनख्वाह बचता है तो उस तनख्वाह को वो दान कर देते हैं महिला कल्याण में, पुलिस महिला कल्याण में और कई अलग अलग कल्याण कामों में डोनेट कर देते हैं। यहां तक कि फिर उस मोबाइल पर चर्चा, हाँ मैं बता रहा हूं मोबाइल पर चर्चा को, इस बार पहले मोदी वाली बात पूरा हो लेने दो। और मोदी जी को यहां तक कि जो देश दुनिया में उपहार मिलता है वो उपहार भी वो नीलामी में बेच देते हैं और उस नीलामी को
देश हित में लगा देते हैं, कभी कोई ब्लाइंड स्कूल को देते हैं, कभी कोई कुपोषण के शिकार वाले को देते हैं, कभी कुछ देते हैं। उस वजह से उन पर चर्चा नहीं की जा सकती। आपने ममता बनर्जी को मोबाइल की चर्चा किया है, तो ममता बनर्जी के मोबाइल का चर्चा इसलिए किया जा रहा है कि आप 50 रुपए की चप्पल और 60 रुपए की साड़ी पहनते और 1.5 लाख रुपए का मोबाइल लेते हैं। ये ड्रामा है। नरेंद्र मोदी अगर 1.5 लाख का सूट लेते हैं तो 1.5 लाख का मोबाइल लेते हैं, मतलब वो बराबर चल रहा है। इसमें ड्रामाबाजी नहीं है। ममता बनर्जी रबड़ की चप्पल पहनकर दुनिया को दिखाना चाहती कि मैं बहुत साधारण और सादा रहती हूँ, लेकिन हाथ में मोबाइल 1.5 लाख का लेती है। वो बेशक अपने तनख्वाह से लेती होंगी, तो वो तनख्वाह से साड़ी भी तो ले सकती थी। वो पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री है, अभी देश की विपक्ष की बहुत बड़ी चेहरा है, उनको कपड़ा पहनने का अधिकार है। महिला भी है, हमारे यहाँ सजना संवरना महिलाओं का काम है। हम उनको देवी मानते हैं, हमारे लिए आराध्य है वो, हमारे लिए पूजनीय है वो। मेरे से उम्र में बड़ी है, हालांकि युवा कांग्रेस में वो साथ ही रहा करते थे, उम्र में थोड़े बहुत ही बड़ी होंगी, और हमने साथ में काम भी किया है, मेल मुलाकात भी बड़ा बढ़िया से है। तो ड्रामा तो मैं उनका तब से जानता हूँ जब राहुल गांधी के पिताजी के साथ रहा करती थी राजनीति में, तो वो उनका परिचय। तो खैर मोदी जी और ममता जी का, मोदी जी का तो अभी वर्तमान में किसी से भी तुलना नहीं हो सकता। उस संत शिरोमणि का तुलना किसी वर्तमान राजनीतिक से हो, ऐसा तो मतलब ये तो बिल्कुल दूध और तेजाब का तुलना होगा। अब आप राजनीतिक विद्वेष में कुछ भी कहते रहे, लोकतंत्र में बोलने का अधिकार है, मैं बोल ही रहा हूं, कहां मेरे को कोई रोक रहा है? आपको भी नहीं रोका जाएगा। लेकिन तुलना ममता बनर्जी और मोदी का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बात छापेमारी पर है, आप मेरे को डिटेल ना करें, छापेमारी पर कह दीजिए, क्योंकि समय अभाव। अच्छा फिर बोल दिए, वो आंदोलन और संघर्ष खड़ी हुई। अमित, मैं नहीं चाहता कि मैं छापेमारी का हेडिंग डालूं और आपके प्रश्नोत्तर में ही पूरा जवाब खत्म कर दूं, तो ये मैं लिख करके दूंगा। असल में छापेमारी पर लिख दिया है, इसलिए कल एक काम करते हैं, अगर आप प्रॉमिस करो कि आप कल आएंगे तो हम आप पे चर्चा करेंगे। हेडिंग कुछ नहीं देंगे, हेडिंग लिखेंगे अमित सिंह के साथ साक्षात्कार, क्योंकि अभी हेडिंग लिखा हुआ है छापेमारी पर। अगर छापेमारी पर स्पष्टीकरण नहीं जाएगी तो मेरा मैटर अधूरा रह जाएगा, इसलिए छापे पर बात हो। कल आप आइए, आपका स्वागत है। मैं कोई हेडिंग नहीं लगाऊंगा और जो आप प्रश्न करेंगे उसी पर जवाब देंगे। आप 2-4 घंटा 5 घंटा पूछिए, मुझे बड़ी अच्छा लगेगा, मुझे उस पर बोल लेने दीजिए, अच्छा रहेगा। अमित जी आपको शुभ आशीर्वाद। मैं क्षमा चाहूंगा अमित जी से कि अमित जी के प्रश्नोत्तर में मेरा मूल विषय डिटेल हो जाता, जो मैंने हेडिंग लगा दिया है, क्योंकि जो लोग मेरे फेसबुक लाइव को देख रहे होंगे वो उस हेडिंग को पढ़ के आकर्षित होंगे और उसका जवाब चाहेंगे। आपसी का प्रश्न विवाद नहीं चाहेंगे। ना डिलीट मत करिए, सबको रहने दीजिए, बिल्कुल प्रश्न रहने, डिलीट क्यों करोगे? उसका जवाब दूंगा मेरे भाई, आप डिलीट कोई मत करिए, सबको रहने दीजिए, सबका जवाब मैं आपको दूंगा। इस वीडियो में मैं चाहता हूं कि उस पर चर्चा हो, क्योंकि मैंने हेडिंग लिख दिया है ना। आपका प्रश्न बिल्कुल जारी, एक भी प्रश्न गलत नहीं है, प्रश्न सब सही है और मैं सबका सही उत्तर दूंगा। लेकिन वीडियो में मैंने चूंकि लिखा है छापेमारी पर क्यों छटपटाहट है, अगर उसका जवाब नहीं जाएगा तो लोग कहेंगे 2 घंटे बोला यार, असली बातें नहीं बोला। क्योंकि मैं राजनेता तो हूं नहीं कि प्रश्न कोई और करे, जवाब कुछ और मिले। अरे मैं तो एक साधारण भारत का नागरिक हूं, जो बोलूंगा वही बोलूंगा, जो लिखूंगा वही पढ़ूंगा। चलिए तो मित्रों, सवाल यह है कि छापेमारी पर छटपटाहट क्यों हो रही है राजनीतिक दल के लोगों को। मैं ये मान लिया कि छापेमारी जानबूझ के की जा रही है, ये मैं मान लिया कि उत्तर प्रदेश में छापेमारी अखिलेश के लोगों को चुन चुन के किया जा रहा है, मायावती के लोगों को चुन चुन के किया जा रहा है, प्रियंका जी के लोगों को चुन चुन के किया जा रहा है, अरविंद केजरीवाल तो खैर कोई औकात ही नहीं हो वहां पर इस पर चर्चा हो। मैं मान लिया कि मोदी अपने विरोधियों पर चुन चुन के छापेमारी कर रहे हैं और जानबूझ के कर रहे हैं, मान लिया, एकदम सत्य। लेकिन छापेमारी में अगर 200-500 करोड़ रुपया किसी के घर से अवैध मिल रहा है तो ये तो थैंक्स टू मोदी जी ना भाई, क्योंकि वो रुपया उसके घर में बंधा हुआ था, घर में दबा हुआ था, हमारे अपने देश का पैसा था, हमारा आपका पैसा था। अगर वो कहीं चोरी से रखा हुआ है तो पुलिस का एक काम उस चोर को पकड़ना भी तो है और उस चोरी को रोकना है। अगर नरेंद्र मोदी, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की तिगड़ी ने इस चोरों पर नकेल कसना प्रारंभ कर दिया है तो ये तो बड़ा बढ़िया बात है। मुझे तो इस पर खुश होना चाहिए और हम इन तीनों त्रिभुवनों को, तीनों त्रिलोकों को, तीनों त्रिनदियों को बहुत बहुत आशीर्वाद देना चाहिए, बहुत बहुत प्रणाम करना चाहिए, बहुत बहुत साधुवाद बोलना चाहिए।
क्योंकि गलती तब मानी जाती कि भाई आप कहीं पर छापेमारी करते हो और आपको कुछ नहीं मिलता। तो होता कि देखिए ये जानबूझ के हरास किया जा रहा है, 10 दिन तक छापेमारी चली और 10 रुपये भी नहीं मिला। ये परिवार के लोगों को हरास किया गया है। ये जो पीयूष जैन के यहाँ छापेमारी हुई है उसमें 200-300 करोड़ रुपए मिला है, कुछ सोना मिला है, कुछ संदिग्ध दस्तावेज मिले हैं जिसकी पड़ताल डिपार्टमेंट कर रही है और उसका एक अलग बम फूटेगा। वही आज जो ये पम्मी जैन जो कि इत्र वाला है, समाजवादी इत्र वाला, अखिलेश यादव के पार्टी का एमएलसी भी है, इस पर जो छापेमारी हुई है इसके यहाँ अभी 10-12 सेल कंपनियों का पता चला है। समाचार तो हमारे देश में जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कभी पहले कहा जाता था, अब कहा जा रहा है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे पत्रकार। तो हमारे जो एड्रेस पता चला कि कुछ बम्बई में एड्रेस है, कुछ दिल्ली में एड्रेस है, कुछ कन्नौज और कुछ कानपुर में एड्रेस है। तो बम्बई के 4-5 ठिकानों पर समाचार वाले गए तो पता चला कि एक पर तो कोई शकुंतला जैन रहती है और उनका आवासीय परिसर है। एक एड्रेस पर खाली प्लॉट है, वहां पर कुछ भी नहीं है जो पता दिखाया गया है। एक आवाज पर वो बोला कि जी मैं तो जैन को जानता नहीं और यहाँ पर कोई कंपनी है तो पता नहीं, मैं तो पिछले 10 साल से रह रहा हूं। मतलब वो सारे फर्जी नाम पर सेल कंपनी बनाई गई थी और सेल कंपनियों मतलब फर्जी कंपनियों को के नाम पर बिलिंग हो रहा था और टैक्स की चोरी हो रही थी। क्योंकि सरकार ने जीएसटी में कुछ छूट दिया है कि आप इतने रुपए तक के अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको जीएसटी की रिटर्न भरने और उससे छूट मिलेगी। तो मान लीजिए कि एक उदाहरण के मान लो 10 लाख रुपए की छूट है, तो अगर एक कंपनी में 30 लाख रुपया है मतलब आपको जीएसटी रिटर्न भरना और जीएसटी टैक्स देना है। लेकिन अगर आप 4 कंपनी बना ले तो 4 कंपनी को 30 लाख में बांटेंगे तो 10 लाख से कम हो गया, मतलब आपको रिटर्न की छूट से 75 जाएगी। इसी को सेल कंपनी बोलते हैं, टैक्स बचाने के लिए। एक आदमी 5 लाख रुपया कमाता है, उस पर टैक्स लगेगा। अगर फर्जी नाम से राकेश, मुकेश, धनेश, गणेश के नाम पर 5 आदमी बना ले तो 1-1 लाख रुपया हो गया तो टैक्स नहीं बचेगा। हमारे यहाँ 2 लाख रुपया तक टैक्स फ्री है। तो अगर मैं 5 लाख रुपया कमाता हूं तो मुझे टैक्स देना है। अगर मैं फर्जी 4 नाम और डाल दूं, अपना राकेश, राकेश परमार, राकेश सिंह, राकेश कुमार, राकेश तिवारी, राकेश परमार फर्जी नाम डाल दूं तो वो 1-1 लाख रुपया हो जाएगा, तो मैं टैक्स से बच जाऊंगा। 5 का 5 लाख मेरे पास आया, सरकार के पास 1 लाख। इसको सेल कंपनी बोलते हैं। तो इस तरह की अगर चोरी पकड़ी जा रही है तो मैं समझ रहा हूं कि अखिलेश यादव को तो आकर के खुश होना चाहिए कि वर्तमान सरकार ने चोरों पर नकेल कसना चालू कर दिया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले ही क्यों ना हो। मैं नहीं समझता कि कोई जांच एजेंसियों के काम को सरकार के काम के हिसाब से देखा जाए। अखिलेश यादव के यहाँ छापा पड़ा होता तो बात कही जाती, पढ़ाना तो उन पर भी छापा होना चाहिए कि भाई आप 200-250 करोड़ रुपए से ऊपर का होटल बनाए हैं और नौकरी आपके पास है नहीं, व्यवसाय आपके पास है नहीं, मालिकाना संपत्ति पहले का कोई पूर्वजों का धरना सेट है नहीं, तो कहां से आया? छापा तो पड़ना चाहिए। लेकिन हमारे देश में नेताओं पर छापा पड़ने का प्रोविजन ही नहीं है, इस वजह से नहीं पड़ा। और उनके इत्र व्यापारी कहाँ अगर छापा पड़ रहा है और कोई वहां पर संदिग्ध दस्तावेज मिल रहा है तो उसमें अखिलेश यादव को दर्द क्यों हो रहा है, ये अखिलेश यादव को बताना चाहिए। उसी तरह से मैं देख रहा हूं कि राजनीतिक दल के लोग अपने अपने बयान अपने अपने हिसाब से दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि ये भाजपा की मिली भगत है, बहुजन समाज पार्टी कह रही है कि ये सपा और भाजपा दोनों की मिली भगत है, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाजपा, सपा और कांग्रेस तीनों की मिली भगत है। मतलब अपने अपने हित के बयान दे रहा है आदमी। जांच एजेंसी काम का तारीफ कोई नहीं कर रहा है सिवाय भारतीय जनता पार्टी के। तो मैं सिर्फ एक बात कहूंगा अंत में आपसे कि एक बात का ध्यान रखें कि जांच एजेंसियां अगर सरकार के प्रभाव में भी काम कर रही हैं तब भी बहुत बहुत बधाई की पात्र है एजेंसियां। और अगर उनको कोई आदमी टिप दे रहा है कि यहां पर अवैध संपत्ति पड़ी हुई है, वो और भी ज्यादा बधाई का पात्र है। आयकर अधिनियम के अनुसार एक प्रोविजन है कि अगर कोई आदमी किसी के यहाँ अवैध संपत्ति पड़े होने की सूचना देता है तो आयकर विभाग बरामद संपत्ति का परसेंटेज पुरस्कार के रूप में उसको देती है। तो अगर ये साबित हो जाता है कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ ने
जैन के यहाँ छापेमारी की सूचना दी थी, तो मेरे ख्याल से आयकर विभाग और जीएसटी विभाग को उनके कमीशन पहुंचा देने चाहिए कि आपने काम किया है, और सार्वजनिक कहना चाहिए कि आपके दिए सूचना से राष्ट्रीय कोष में सैकड़ों करोड़ रुपया आ गया। और हम सब देशवासी उनको बहुत बहुत बधाई देंगे कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र हित का काम किया है कि राष्ट्र का पैसा राष्ट्र को दे दिया। राजनीतिक छटपटाहट ये बताने के लिए काफी है कि दाल में काला नहीं है, पूरा दाल ही काला है। और जिस तरह की बिलबिलाहट राजनीतिक दलों में है, उससे ये लग रहा है कि पैसा उस जैन का था नहीं, क्योंकि जैन की आमदनी उतने रुपये की है नहीं। मतलब पैसा उन लोगों का था जिसको वहां पर पार्किंग के रूप में रखा गया था और किसी घर के भेदी की वजह से विभागीय जांच में पकड़ा गया, या विभागीय जांच के सक्रियता ने एक गड़े हुए मुर्दे को उखाड़ दिया, ये भी हो सकता है। कुछ भी हो, लेकिन अवैध संपत्ति का एक जगह जमा होना और उसे जांच एजेंसियों द्वारा पकड़ा जाना देश के लिए शुभ संकेत है। वो बेशक राजनीतिक दलों के लिए अशुभ हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जांच एजेंसियों को बधाई देता हूं और भारत के वर्तमान नेतृत्व नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ और अमित शाह को, जिन पर इल्जाम लग रहा है कि ये लोग जानबूझ के छापा डलवा रहे हैं, मैं उनको भी हृदय के गहराइयों से बधाई देता हूं कि उन्होंने चोरों पर नकेल चालू कर दिया है। क्योंकि इनके पास में अगर 200, 300, 500 करोड़ रुपये बरामद हो रहा है तो ये ईमानदारी का तो बिल्कुल नहीं है। खैर, अगर आप भी हमारे बातों से सहमत हैं तो सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह की जनहित के बात आपके चैनल पर आती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।